नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। कल हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया था। दोस्तों, कल हमने पार्ट 5 में आमाशय के कुछ क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, हमारा आमाशय कंप्लीट नहीं हुआ था। आज पार्ट 6 है और दोस्तों पार्ट 6 में हम आमाशय आज कंप्लीट करने वाले हैं। सारे के सारे ही क्वेश्चन दोस्तों पाचन तंत्र में आमाशय वाले भाग से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। दोस्तों, अब तक मैंने प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ब्लड, विटामिन आदि के बारे में दोस्तों मैंने एमसीक्यू करवा रखी है। अगर आपको हमारी एमसीक्यू सीरीज देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पाचन तंत्र के किस भाग में सबसे अधिक समय तक भोजन ठहरता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी है मुंह में। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आमाशय में। किस में होगा दोस्तों? आमाशय में। क्योंकि पाचन तंत्र का दोस्तों, पाचन तंत्र का वह भाग आपसे पूछा हुआ है जिसमें दोस्तों भोजन सबसे अधिक समय तक ठहरता है। तो दोस्तों, आपका वो पार्ट है आमाशय। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आमाशय होता है इसमें हमारा जो भोजन होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। दोस्तों, हमारा जो आमाशय होता है इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। दोस्तों, हमारे आमाशय की जो आकृति होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। दोस्तों, आमाशय का जो पीएच मान होता है ना, आमाशय का जो पीएच मान होता है वो होता है दोस्तों 1.5 से लेकर के 2.5 होता है। और दोस्तों, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडक और दोस्तों पाइलेरिक। दोस्तों, ये सारी चीजें हमने कल अच्छे से पढ़ ली थी। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं कि जो हमारा आमाशय है, इस आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। किसका सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों? जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का आमाशय में सर्वाधिक पाचन होता है। यहां तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको मैं एक बार और रिविजन करवाने वाला हूं। आइए देखिए, पाचन तंत्र के किस भाग में सबसे अधिक समय तक भोजन ठहरता है। तो दोस्तों, आमाशय वाला जो भाग होता है ना, इस आमाशय वाले भाग में दोस्तों हमारा भोजन है वो सबसे अधिक समय तक ठहरता है। और दोस्तों, कितने समय तक ठहरता है? लगभग तो दोस्तों 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। दोस्तों, हमारा जो आमाशय होता है इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। दोस्तों, हमारा जो आमाशय है, इस आमाशय का पीएच मान होता है दोस्तों 1.5 से लेकर के 2.5 तक। बात क्लियर है? दोस्तों, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि दोस्तों हमारा जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन दोस्तों आमाशय में होता है। किस तरीके से? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों वो मुंह में होता है। और दोस्तों, जो वसा होती है उस वसा का सर्वाधिक पाचन दोस्तों कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मैं लिख देता हूं दोस्तों, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन दोस्तों मुंह में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? मुंह में होता है। और दोस्तों, वसा का सर्वाधिक पाचन दोस्तों कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, जठर रस बना होता है। ऑप्शन नंबर ए पानी से, ऑप्शन नंबर बी HCl से, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। दोस्तों, हमारा जो जठर रस होता है ये उपरोक्त सभी से मिलकर के बना होता है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये जठर रस है ना, इसका निर्माण हुआ है दोस्तों जठर ग्रंथि से। किससे हुआ है दोस्तों? जठर ग्रंथि से हुआ है। दोस्तों, ये जठर ग्रंथि होती है, ये हमारे आमाशय में पाई जाती है।
दोस्तों कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। दोस्तों हमारा जो आमाशय होता है, इस आमाशय की जो संरचना होती है ना, आंतरिक संरचना, दोस्तों आमाशय के अंदर की जो संरचना होती है, अंदर की जो दीवार होती है, उस दीवारों पे दोस्तों एक उत्तक की एक परत बनी हुई होती है। दोस्तों जो उत्तक की जो परत होती है वो दोस्तों जठर ग्रंथि होती है, और दोस्तों इस जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है दोस्तों, उस रस को कहा जाता है जठर रस। क्या कहा जाता है दोस्तों? जठर रस कहा जाता है। और दोस्तों ये जठर रस जो मिलकर के बना होता है, इसमें पानी भी होता है, इसमें HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और दोस्तों इसमें एंजाइम भी होते हैं। दोस्तों इसमें 2 एंजाइम होते हैं, मैं बता देता हूं कौन कौन से एंजाइम होते हैं। नंबर 1 पर बात करता हूं दोस्तों, तो पेप्सिनोगेन, और दोस्तों एक होता है प्रोरेनिन एंजाइम। दोस्तों इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिनोगेन और एक होता है दोस्तों प्रोरेनिन एंजाइम। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 42 कि जठर रस बना होता है ऑप्शन नंबर ए पानी से, ऑप्शन नंबर बी HCl से, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों जो जठर रस होता है ये उपरोक्त सभी से मिलकर के बना होता है। दोस्तों बात आती है कि जठर रस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो जठर रस का निर्माण जठर ग्रंथियों से होता है। जठर रस का निर्माण जठर ग्रंथियों से होता है। बात आती है दोस्तों कि जठर ग्रंथि होती है कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये आमाशय के अंदर पाई जाती है। आमाशय की जो दोस्तों आंतरिक जो दीवार होती है वो उत्तकों की बनी हुई होती है दोस्तों। उत्तकों की एक परत होती है दोस्तों, और वो परत होती है दोस्तों जठर ग्रंथियों की। इसी जठर ग्रंथियों से दोस्तों जठर रस का निर्माण होता है। दोस्तों इस जो जठर रस होता है इसमें दोस्तों पानी भी होता है, और दोस्तों HCl होता है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों ये क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले जो जीवाणु होते हैं दोस्तों उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और दोस्तों हमारे आमाशय के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जठर रस में उपस्थित होते हैं, पेप्सिनोगेन और प्रोरेनिन। ये एंजाइम दोस्तों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इनको सक्रिय बनाने का कार्य भी दोस्तों कौन करता है? HCl करता है। फिलहाल हम इस बात को यही रहने देते हैं, क्योंकि HCl के बारे में जब पढ़ेंगे दोस्तों, जब क्वेश्चन आएगा तब और अच्छे से जानेंगे कि HCl के कार्य क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो दोस्तों इसमें पेप्सिनोगेन एंजाइम और दोस्तों प्रोरेनिन एंजाइम होते हैं। दोनों ही दोस्तों ये अभी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, और इन्हें सक्रिय बनाने का कार्य दोस्तों कौन करता है? हमारा HCl करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, जठर रस का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन नंबर ए जठर ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी लीवर से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जठर ग्रंथि से। दोस्तों हमारा जो जठर रस होता है, इस जठर रस का निर्माण जठर ग्रंथि से होता है, और दोस्तों ये जठर ग्रंथि दोस्तों आमाशय में उपस्थित होती है। आमाशय में उपस्थित होती है। एक्चुअली में होता क्या है, आमाशय की जो आंतरिक परत होती है दोस्तों वो उत्तकों से मिलकर के बनी हुई होती है, और दोस्तों उत्तकों से मिलकर बनी हुई जो परत होती है उसी परत को दोस्तों जठर ग्रंथि कहा जाता है। उसी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? जठर ग्रंथि कहा जाता है। और इस जठर ग्रंथि से एक रस का निर्माण होता है, और उस रस को कहा जाता है दोस्तों जठर रस। इस जठर रस में दोस्तों पानी भी उपस्थित होता है, और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे HCl कहा जाता है, ये भी उपस्थित होता है, और दोस्तों एंजाइम भी उपस्थित होता है। इसमें दोस्तों प्रोरेनिन एंजाइम और दोस्तों पेप्सिनोगेन एंजाइम, 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं। दोस्तों मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं कि जठर रस का निर्माण किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए जठर ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी लीवर से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों जठर रस का जो निर्माण होता है ये होता है जठर ग्रंथि से, और दोस्तों ये जठर ग्रंथि पाई जाती है आमाशय में। दोस्तों आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है ये उत्तकों से मिलकर
मिलकर के बनी हुई होती है। दोस्तों ये ऊतकों की जो दीवार होती है ये दोस्तों जठर ग्रंथि होती है। ऊतकों की जो परत होती है ये दोस्तों जठर ग्रंथि होती है और इसी जठर ग्रंथि से दोस्तों जठर रस का निर्माण होता है। इस जठर रस में दोस्तों पानी भी होता है, HCl भी होता है, एंजाइम भी होता है। ये तीनों चीजें मिलकर के दोस्तों इस जठर रस का निर्माण करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है पेप्सिनोगेन। दोस्तों अब आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्न में से जठर ग्रंथियों में पाई जाने वाली कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेनिटिक कोशिका, और दोस्तों इसे पेराइटल कोशिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है चीप कोशिका, और दोस्तों चीप कोशिका को पेप्टाइड कोशिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जो जठर ग्रंथियां होती है इस जठर ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। दोस्तों जठर ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नंबर 1 पर बात करते हैं दोस्तों, तो ऑक्जेनिटिक कोशिका पाई जाती है और दोस्तों इसे पेराइटल कोशिका भी कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों ये निर्माण किसका करती है? तो दोस्तों ये निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का करती है। जो HCl होता है इसके निर्माण में सहायक होती है दोस्तों कौन? ये पेराइटल कोशिका। कौन दोस्तों? ये पेराइटल कोशिका। और दोस्तों पेराइटल कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑक्जेनिटिक कोशिका कहा जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो HCl होता है इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों हमारा जो HCl होता है ये पेट में उपस्थित दोस्तों जो भोजन होता है ना, उस भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। हमारे पेट में उपस्थित भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। और दोस्तों जो जठर रस होता है इस जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है दोस्तों प्रोरेनिन एंजाइम और एक होता है दोस्तों पेप्सिनोजेन एंजाइम। ये दोस्तों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इन्हें सक्रिय बनाने का कार्य भी दोस्तों कौन करता है? ये HCl करता है। यहां तक आपको बात अच्छे से क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की चीप कोशिका की। ये पहले नंबर की कोशिका थी ऑक्जेनिटिक कोशिका, और दोस्तों ये दूसरे नंबर की कोशिका थी जो कि दोस्तों जठर ग्रंथियों में पाई जाती है। नंबर 2 पर है दोस्तों चीप कोशिका। ये चीप कोशिका क्या करती है दोस्तों? एंजाइम का निर्माण करने में सहायक होती है। एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। और दोस्तों कौन से एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है? तो दोस्तों 2 एंजाइम का निर्माण करती है दोस्तों, एक है प्रोरेनिन, एक है दोस्तों प्रोरेनिन, एक है दोस्तों प्रोरेनिन, और दोस्तों एक होता है पेप्सिनोगेन, एक होता है दोस्तों पेप्सिनोगेन एंजाइम। इन दोनों एंजाइम के निर्माण में दोस्तों हमारी जो चीप कोशिका होती है, जो पेप्टाइड कोशिका होती है, ये दोस्तों इनके निर्माण में सहायक होती है। दोस्तों ये दोनों ही एंजाइम दोस्तों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इन्हें सक्रिय बनाने का कार्य दोस्तों कौन करता है? HCl। तो प्रोरेनिन होता है दोस्तों, ये तो बदल जाएगा रेनिन में, और दोस्तों जो पेप्सिनोगेन होता है ये बदल जाएगा पेप्सिन एंजाइम में। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि HCl से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है HCl। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 0 से लेकर के 6.9 तक इसका pH मान होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि आमाशय में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। किस तरीके से होगा? सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जो HCl होता है ये कहां से आया। तो दोस्तों आप जानते हो कि जो हमारा आमाशय होता है, हमारा जो आमाशय होता है, इस आमाशय में दोस्तों जठर ग्रंथि पाई जाती है। इस आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। और दोस्तों इस जठर ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है। इस जठर ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। नंबर 1 पर दोस्तों पेराइटल कोशिका, दोस्तों नंबर 2 पर हमने बात की थी पेप्टाइड कोशिका की।
तो देखिए दोस्तों, जो पेराइटल कोशिका होती है ये हमारे HCl के निर्माण में सहायक होती है। जो पेराइटल जो कोशिका होती है दोस्तों वो HCl के निर्माण में सहायक होती है। अब देखिए दोस्तों, ये HCl क्या क्या करता है कि हमारा जो भोजन होता है इस भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होता है उनको नष्ट करने में सहायक होता है। क्या दोस्तों ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो पेट में उपस्थित दोस्तों जो भोजन होता है उसमें जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। दोस्तों HCl होता है ये एक प्रकार का परबल अम्ल है। दोस्तों क्या है ये? परबल अम्ल है। और दोस्तों परबल अम्ल का जो पीएच मान होता है, यानी कि अम्ल का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 6.9 तक दोस्तों अम्ल का पीएच मान होता है। इसलिए दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए भी सही था। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं कि आमाशय में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम है उनको सक्रिय करने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात सही है। दोस्तों पेप्टाइड जो कोशिका थी उससे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 प्रकार के एंजाइम बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता था प्रोरेनिन एंजाइम और एक बनता था दोस्तों पेप्सिनोगेन एंजाइम। दोनों एंजाइम दोस्तों निष्क्रिय अवस्था में थे। दोस्तों प्रोरेनिन से तो बना रेनिन, यानी सक्रिय अवस्था में गया दोस्तों। और दोस्तों जो पेप्सिनोगेन जो एंजाइम है दोस्तों उसे दोस्तों पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है दोस्तों? ये HCl ही करता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि आमाशय में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम है उसको सक्रिय करने में कौन सहायक होता है दोस्तों? तो ये HCl होता है। इसलिए दोस्तों आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवाने वाला। देखिए HCl से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी 0 से लेकर के 6.9 पीएच मान होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी आमाशय में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आमाशय में उपस्थित जो भोजन होता है उस भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में हमारा HCl होता है, ये सहायक होता है। इसका जो दोस्तों HCl होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि परबल अम्ल होता है। और दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 6.9 तक होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आमाशय में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम है उसको सक्रिय बनाने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात सही है। दोस्तों हमारा जो आमाशय है इस आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है और इसी जठर ग्रंथि में दोस्तों 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक पाई जाती है दोस्तों पेराइटल कोशिका और एक पाई जाती है दोस्तों पेप्टाइड कोशिका। दोस्तों जो पेराइटल कोशिका है ये हमारे दोस्तों HCl का निर्माण करती है, पेराइटल कोशिका। और दोस्तों जो पेप्टाइड कोशिका है ये पेप्टाइड कोशिका क्या करती है दोस्तों? 2 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करती है। एक है दोस्तों प्रोरेनिन और एक है पेप्सिनोगेन। तो दोस्तों जो पेप्सिनोगेन और जो प्रोरेनिन एंजाइम है दोस्तों उसको जो हमारा HCl होता है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, उनको सक्रिय बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि पेप्सिनोगेन वह प्रोरेनिन जो एंजाइम है को सक्रिय बनाने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी जठर रस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए HCl। दोस्तों आपको पता है हमारा जो आमाशय होता है इस आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इस आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इस आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों इस जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 पर बात की जाए दोस्तों तो पेराइटल, और नंबर 2 पर बात की जाए दोस्तों तो पेप्टाइड। ये दोस्तों इन्हें चीफ कोशिका भी कहा जाता है, इस पेप्टाइड को। बात क्लियर है दोस्तों? जो पेराइटल जो कोशिका होती है ये HCl के निर्माण में सहायक होती है, HCl के निर्माण में सहायक होती है। और दोस्तों ये बनाती है एंजाइम।
कौन? ये पेप्टाइड कोशिका। यहां तक आपको मैंने दोस्तों पिछले क्वेश्चन में रिवीजन करवा दिया था। अब बात आती है दोस्तों कि HCl का निर्माण हो गया। अब दोस्तों ये HCl क्या करता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो पेप्सिनोगेन जो एंजाइम होता है और जो प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है, ये हमारे आमाशय में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों एंजाइमों को होता क्या है, जो HCl होता है ये पेप्सिनोगेन एंजाइम को तो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और दोस्तों जो प्रोरेनिन एंजाइम है, ये दोस्तों प्रोरेनिन एंजाइम को जो HCl होता है वो रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों इसे तो कर दिया पेप्सिन में, किसने? HCl ने। और दोस्तों इस प्रोरेनिन को कर दिया दोस्तों रेनिन एंजाइम में। अब दोस्तों ये सक्रिय अवस्था में आ गए। पहले दोस्तों यहाँ पर आमाशय में पेप्सिनोगेन एंजाइम और प्रोरेनिन जो एंजाइम है दोस्तों ये निष्क्रिय थे। फिर दोस्तों HCl ने क्या किया, इन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में कन्वर्ट कर दिया। पेप्सिनोगेन को HCl में पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोरेनिन एंजाइम को दोस्तों रेनिन में HCl ने कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों ये दोनों है, ये अब सक्रिय एंजाइम है। पहले ये दोस्तों निष्क्रिय एंजाइम थे, HCl ने दोस्तों इन्हें क्या किया, सक्रिय एंजाइम बना दिया। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन था हमारा कि पेप्सिनोगेन व प्रोरेनिन जो एंजाइम होते हैं उन्हें सक्रिय बनाने में कौन सहायक होता है। तो दोस्तों नंबर ए पर आता है HCl, नंबर बी पर आता है जठररस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों जो HCl होता है ये क्या करता है दोस्तों, पेप्सिनोगेन और दोस्तों प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है इन्हें सक्रिय बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों पेप्सिनोगेन जो एंजाइम है ये तो हो जाता है कन्वर्ट पेप्सिन में जब सक्रिय बनाता है HCl तब, और दोस्तों जो प्रोरेनिन एंजाइम है ये कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। अब ये दोनों दोस्तों पेप्सिन और रेनिन दोस्तों ये सक्रिय अवस्था में है। बात क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी रेनिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन एंजाइम। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो दाल होती है, दाल हो गई, अंडा हो गया, मशरूम हो गई, मशरूम के अलावा दोस्तों सोयाबीन हो गई, ये दोस्तों सब प्रोटीन के स्रोत हैं। इन सबसे दोस्तों क्या मिलती है दोस्तों हमें, इन सबसे हमें प्रोटीन मिलती है। तो दोस्तों होता क्या है, जो प्रोटीन होती है इसे दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम होता है, दोस्तों जो आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है दोस्तों, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि यहाँ पर क्या प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रोटीन का सिर्फ आंशिक रूप से पाचन हुआ है। यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, आंशिक रूप से पाचन हुआ है। अब दोस्तों होता क्या है, आगे चलते हैं हम, और आगे जाकर के दोस्तों जो छोटी आंत होती है, जो हमारी छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में दोस्तों अग्नाशय रस होता है। क्या आता है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है, और अग्नाशय रस में दोस्तों एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम। तो दोस्तों ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, इस पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो अम्ल। ये दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने में सहायक होता है। कौन दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम। यहाँ पर दोस्तों प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन हुआ था,
पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। फिर दोस्तों हमारा जो भोजन है वो आमाशय के बाद में छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि से एक रस निकलता है, अग्नाशय रस, और वहां से दोस्तों अग्नाशय रस में एक एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस पेप्टाइड को एमिनो अम्लों में कन्वर्ट कर देता है, और ये दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, और यहां पर जाकर दोस्तों प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में कौन परिवर्तन करता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन एंजाइम। दोस्तों जो दूध होता है, इस दूध में आपको पता है केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कैसी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? ये केसिन प्रोटीन पाई जाती है। इस केसिन प्रोटीन का पाचन दोस्तों कौन करता है? छोटे बच्चों में आपको पता है रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? केसिन प्रोटीन को दोस्तों पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है, पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। फिर पैरा केसिन को दोस्तों वापस जो पेप्सिन एंजाइम होता है, वो पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर भी दोस्तों प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता। फिर दोस्तों जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है क्या करता है? एमिनो अम्लों में कन्वर्ट करता है। फिर ये पेप्टाइड होता है, इस पेप्टाइड को दोस्तों जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये एमिनो अम्लों में कन्वर्ट करता है, तब जाकर के दोस्तों प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास में हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।